Hello students, I hope that all of you are fine. In the last lecture, we have started chapter number 4 in history, the Mughal Empire. In that lecture, I told you about the time period of Mughal Empire that was started from 1526 and till the powerful kingdom was till the 1707. It was started in India, whose founder was Babur. So Babur, after that Humayun, after that Sher Shah Suri, then Akbar. So we have already read about these persons, these emperors in the last lecture. In this lecture, we are going to start from Jahangir. We are going to start from Jahangir. The rule starts from 1605 to 1627 CE. 1627 CE. So in this lecture, we will cover the rest of the Mughal emperor. So the full name of Jahangir was Naruddin Muhammad Jahangir. Naruddin Muhammad Jahangir, who he was the eldest son of Akbar. यह सबसे बड़ा बेटा था अकबर का. He succeeded to the throne in 1605. 1605 में यह सिंहासन पर बैठ गया जब अकबर की मृत्यु हो जाती है. His childhood name, इसका बचपन का नाम सलीम था. जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था. He imprisoned his eldest son. He imprisoned his eldest son खुसराव after he revolted against him for the throne. जब खुसराव, जो कि जहांगीर का बेटा था, वह सिंहासन के लिए विद्रोह करने लगा, विरोध करने लगा, चालें बिछाने लगा, तो जहांगीर ने उसको जेल में डलवा दिया था. He brought an end to the long-standing conflict between मेवाड़ and the Mughals. अब जो मुगलों के और मेवाड़ के बीच में बहुत लंबे समय से झगड़ा चल रहा था, झगड़ा हो रहा था, उसको इसने समाप्त किया. He subdued the Afghans of Bengal, but his campaign against the Deccan states was not successful. अब इसने जो बंगाल के अफगान थे उन पर तो इसने अच्छे तरीके से काबू पा लिया था, लेकिन जब ये दक्कन की ओर जा रहा था, दक्कन को जीतने के लिए, तो वहाँ पे ऐसी खास सफलता नहीं ले पाया. His son प्रिंस खुर्रम, इनका बेटा जिसका नाम खुर्रम था, शाहजहां जिसको आप कहते हो, कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ कांगड़ा. इसने कांगड़ा के किले को अपने अधिकार में ले लिया. बट जहांगीर लॉस्ट कंधार टू द पर्शियंस. लेकिन जहांगीर के हाथों से कंधार, जो आपका अफगानिस्तान में है, वह निकल गया. और किसने ले लिया? पर्शियंस ने ले लिया, फारसियों ने ले लिया. ही ऑल्सो सबड्यूड मूसा खान एंड हिज 12 कॉन्फेडरेट्स नोन एज 12 भूइयाँ, नोन एज 12 भूइयाँ, हु कंट्रोल्ड सोनारगांव इन बंगाल. लेकिन जहांगीर ने मूसा खान पर अधिकार कर लिया अपना, और उसके जो 12 कॉन्फिडेंट्स थे, 12 जो उसके सहयोगी थे, उनको, जिनको कि 12 भूइयाँ कहते थे. ठीक है, 12 भूइयाँ के नाम से जाना जाता था है. तो ये क्या करते थे? ये सोनार गांव, जो बंगाल का सोनार गांव है, वहाँ पर मूसा खान का राज था. ठीक है, मूसा खान का अधिकार था. तो जहांगीर ने मूसा खान पर अपना अधिकार जमा लिया. इसका मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी थी उस पर अपना अधिकार कर लिया. अ नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम यूरोप केम टू हिज कोर्ट. अब जहांगीर के दरबार में यूरोप से बहुत सारे विजिटर्स आए थे. दोस्त इंक्लूडेड, उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर हैं. विलियम हॉकिंस है, सर थॉमस रॉय है, जो उसके दरबार में आए. और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था व्यापार करना. इनका उद्देश्य था व्यापार करना. आफ्टर देयर विजिट, इनके बाद द इंग्लिश वर ग्रांटेड परमिशन टू सेट अप ए फैक्ट्री एट सूरत. और इनके बाद
अंग्रेजों को सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिली। भाई शुरुआत किसने की? बहुत सारे यूरोपियन आते थे, उसमें कुछ नाम है, विलियम हॉकिंस आए, सर थॉमस रॉय आए। इनका उद्देश्य यहाँ पर क्या करना था? व्यापार करना था। इनकी विजिट के बाद इंग्लिश जो अंग्रेज थे उनको परमिशन मिलेगी कि भाई ठीक है तुम सूरत में फैक्ट्री लगा सकते हो। तो ये बात कब की है? जहांगीर के समय की। कब की बात है? जहांगीर के टाइम की बात है। तो जहांगीर के टाइम में पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री लगाई गई, कहाँ पर? सूरत में। ये क्वेश्चन है आपका, याद रखना बेटा। ये आप समझ सकते हो कि यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ठीक है, आइए अब बात आती है अगले इसमें, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक अ जहांगीरी इज द नेक्स्ट टॉपिक। और तुजुक ए जहांगीरी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की। ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की, जैसे कि तुजुक ए बाबरी थी। जैसे कि तुजुक ए बाबरी और बाबर नामा था, ऐसे जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है तुजुक ए जहांगीरी। इट प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जहांगीर। इसमें हमें जहांगीर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, बहुत सारी काम की चीज़ें मिलती हैं। उसके जीवन के बारे में हमें यहाँ से पता लगता है और उसके शासनकाल के बारे में हमें यहाँ से पता लगता है। इट प्रेजेंट्स हिम एज अ मैन ऑफ जस्टिस। और ये जो तुजुक ए जहांगीरी है ये हमें बताती है कि ये न्याय पसंद इंसान था, कि ये न्याय पसंद इंसान था। इट ऑल्सो स्टेट्स हाउ ही गेव 12 रूल्स ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय ऑल हिज पीपल। और ये हमें बताती है कि कैसे इसने 12 नियम दिए जो लोगों को ऑब्जर्व करने थे, लोगों को फॉलो करने के लिए 12 नियम बनाए थे, वो भी इसने हमें बताया है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है जहांगीर की लाइफ से, वो है नूरजहां। क्या है? वो है नूरजहां। तो नूरजहां का कैसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ये बताना चाहता है, तो इसको समझिए। जहांगीर गोट मैरिड। जहांगीर गोट मैरिड कब? इन 1611। किसके साथ? विद नूरजहां। किसके साथ? विद नूरजहां। बट हर रियल नेम, लेकिन नूरजहां का जो रियल नेम था वो था मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। अब मेहरुनिसा को ये कहता था नूरजहां, क्यों? शी वाज द चीफ क्वीन ऑफ जहांगीर। और यह जहांगीर की मुख्य सबसे चीफ रानी थी। ही गेव हर द टाइटल ऑफ नूरजहां द लाइट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर मैरिज। और शादी होने के बाद जब जहांगीर की शादी मेहरुनिसा से हो गई तो जहांगीर ने शादी के बाद, निकाह के बाद उसका नाम नूरजहां रख दिया। शी वॉज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल लेडी। यह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और टैलेंट तो कूट कूट के बड़ा था, बहुत होशियार थी। शी एक्वायर्ड ट्रिमेंडस पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर द सुल्तान। अब इसमें इसने क्या किया? बहुत तो शक्ति अपनी ले ली, क्योंकि जहांगीर को जो भी कहती जहांगीर वो ही करता था, और इस वजह से इसका ही हुक्म सब मानते थे, इसका ही आदेश सब मानते थे, इसके राज उसमें चलता था। शी हैड अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी प्रशासनिक अधिकार थे, जितने भी कार्य होते थे, उन सब में हस्तक्षेप यह कर सकती थी, अपना कुछ भी निर्णय दे सकती थी। शी मेड एफर्ट्स टू प्रमोट हर सन इन लॉ शहरयार टू द थ्रोन। अब इसने बहुत प्रयास किए अपने सन इन लॉ, अपने दामाद को, जिसका नाम शहरयार था, थ्रोन पर बिठाने के लिए, जो सिंहासन था उस पर बैठाने के लिए, अपने दामाद को बैठाने के लिए बहुत प्रयास किए। दिस मेड प्रिंस खुर्रम रिवोल्ट अगेंस्ट जहांगीर। और इसी वजह से जो शाहजहां, जिसका नाम खुर्रम था, खुर्रम ने विरोध किया, जहांगीर को जेल में भी डाला, जहांगीर के साथ उसकी लड़ाई भी हुई, जिससे कि खुर्रम ही राजा बने और ये शहरयार वहाँ पे कब्जा ना कर ले। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, जब जहांगीर की मृत्यु हो गई
नूरजहां lived a retired life in the palace, तो नूरजहां ने एक रिटायर्ड जीवन जिया उस महल में. शी continued to live for next 18 years, 18 सालों तक वह जी. जहांगीर के मरने के बाद 18 सालों तक उसने उसी महल में जीवन यापन किया. जहांगीर्स लव फॉर हिज क्वीन कैन बी सीन बाय द सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स विद इमेजेस ऑफ नूरजहां एंड हिमसेल्फ. अब जहांगीर का प्यार नूरजहां के लिए आप देख सकते हो. जहांगीर का प्यार नूरजहां के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि जहांगीर ने अपने शासन में चांदी और सोने के सिक्के थे, और चांदी और सोने के सिक्के चलवाए थे. उन सिक्कों पर नूरजहां की और उसकी तस्वीर बनी हुई थी. उन सिक्कों पर नूरजहां की और जहांगीर की तस्वीर बनी हुई थी. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट जहांगीर एंड नूरजहां. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट रूलर, एंड नेक्स्ट रूलर इज शाहजहां. नेक्स्ट रूलर इज शाहजहां. शाहजहां कौन था? खुर्रम. शाहजहां कौन था? खुर्रम. और 1627 से लेकर 1658 तक इन्होंने शासन किया. आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने सिंहासन पर स्थान ग्रहण किया. कब? 1628 में. 1628 में शाहजहां सुल्तान बने. शाहजहां रूल वाज पीसफुल. शाहजहां ने बड़ी शांति प्रिय माहौल में शासन किया और समृद्धि ला कर दी. प्रोस्पेरिटी मतलब धन, समृद्धि, शांति, सब कुछ इनके शासन में हो चुका था. शाहजहां वाज ए फर्म एंड कैपेबल रूलर हु रूल्ड एज ए फादर ओवर हिज फैमिली. अब शाहजहां ने जनता के ऊपर ऐसे शासन किया जैसे कि एक परिवार पे एक पिता करता है. ही पेड ए लॉट ऑफ अटेंशन टू द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कैंपेन्स. और ये बहुत बारीक नज़र रखते थे, बहुत बारीकी से काम करते थे अपने प्रशासन में, अपनी सेना में, बहुत अच्छे तरीके से. ही हैड सेंट हिज आर्मीज टू बल्क एंड बदाखस्तान इन सेंट्रल एशिया एंड ऑल्सो ए कैंपेन टू रिकवर कंधार, बट बोथ ऑफ देम वर अनसक्सेसफुल. इन्होंने भी काफ़ी युद्ध किए, जैसे कि बल्क सेना भेजी, जैसे कि बदाखसान में सेना भेजी, जो कि आपके मध्य एशिया में या सेंट्रल एशिया में है. इसके अलावा जो कंधार में पर्शियन से युद्ध हारते हुए और जहांगीर से ले लिया गया था इलाका, तो क्या हुआ था, इन्होंने उसको भी जीतने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से दोनों ही जो कैंपेन थे वो असफल हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए. यूरोपियन ट्रेडर्स कंटिन्यूड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां. अब जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं उन्होंने जारी रखा. उन्होंने जो जहांगीर के टाइम में शुरुआत की थी, तो शाहजहां के टाइम में व्यापार जारी रखा. दे एस्टेब्लिश्ड मैनी ट्रेडिंग आउटपोस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर. और इन्होंने अलग अलग जगह पर बहुत सारे व्यापार करने के छोटे छोटे गोदाम, आप कह सकते हो, इस तरह बना लिए. When he came to know that the Portuguese were not paying custom duties, जब इसको पता लगा कि भाई जो पुर्तगाली है, जो पुर्तगीज़ हैं, वो कस्टम ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, he took control over them and made them trade on his terms. और इसने उन पर कब्जा कर लिया और उनको बोला कि अगर तुम्हें यहाँ पर व्यापार करना है तो मेरी शर्तों पर करना होगा, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें पहले फुलफिल करना होगा, तब जाके तुम यहाँ व्यापार कर सकते हो. ड्यूरिंग हिज रेन आर्किटेक्चर विटनेस ट्रिमेंडस ग्रोथ. और इनके समय में ही आप देखोगे कि जो वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, वो भी बहुत बढ़ी. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल की मृत्यु के बाद ही बिल्ड द ताजमहल एट आगरा इन हर मेमोरी. मुमताज महल की याद में जब वो मर गई, तो उनके मरने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया. शाहजहां ने ताजमहल बनवाया. किसकी याद में? मुमताज की याद में. किसकी याद में? मुमताज की याद में. तो आप ये देखो कितना प्यार करते थे कि ताजमहल ही बनवा दिया. ठीक है. ही ऑल्सो बिल्ट अ न्यू सिटी कॉल्ड शाहजहांबाद, जिसको आप ओल्ड दिल्ली कहते हैं, जिसको आप भी ओल्ड दिल्ली कहते हैं, उसका नाम शाहजहांबाद था,
जो इन्होंने ही बनवाई थी, जो इन्होंने ही बनवाई थी उस शहरनाम शाहजहांबाद, जिसका अब आप पुरानी दिल्ली कहते हैं। एंड मेड इट हिज कैपिटल, और शाहजहांबाद को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया, और शाहजहांबाद को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया, राजधानी बनाई। ठीक है बेटे, तो ये था किसके बारे में, थोड़ा सा शाहजहां के बारे में। थोड़ा सा और भी है, वो भी देख लो एक बार। 9 years बिफोर हिज डेथ, उनके मरने से 9 साल पहले शाहजहां फेल ग्रेवली इल, बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़े थे। दिस कोज्ड हिज सन टू फाइट विद ईच अदर ओवर सक्सेशन, और जब वो बीमार पड़े तो उनके बेटों ने आपस में युद्ध किया, किस लिए, सिंहासन को पाने के लिए। किस लिए युद्ध किया बेटा, सिंहासन को पाने के लिए, उस सिंहासन पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ाई की गई। ठीक है, अब जब लड़ाई की गई तो क्या हुआ, शाहजहां अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, लेकिन शाहजहां बेचारे ठीक हो गए, बट इट वाज ऑलरेडी टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 2 of his sons with मुमताज़ महल, दारा सुकोह एंड औरंगजेब वर ऑलरेडी एट वार, लेकिन 2 बेटे मुमताज़ महल के साथ, दारा सुकोह और औरंगजेब, इनमें आपस में युद्ध हो रहा था। शाहजहां साइड विद दारा, अब शाहजहां ने दारा सुकोह की साइड ली, बट लेकिन औरंगजेब ने विजय हासिल कर ली, औरंगजेब जीत गया। औरंगजेब किल्ड हिज ब्रदर दारा सुकोह, औरंगजेब ने अपने भाई को मार डाला, दारा सुकोह को मार डाला। एंड इम्प्रिजन्ड हिज फादर इन आगरा इन 1658, और 1658 में अपने पिता शाहजहां को औरंगजेब ने जेल में डाल दिया। Thus शाहजहां was barred from visiting the ताजमहल for the remaining years of his life, और वहाँ पर शाहजहां को बैन कर दिया गया कि शाहजहां ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, और अपनी पूरी उम्र वो ताजमहल देखने नहीं गए। उसके बाद The was only allowed to view ताजमहल from where he was imprisoned. शाहजहां later died in 1966, लेकिन इनको यह था कि आप जहाँ पर कैद हो वहाँ से देख सकते हो बस ताजमहल, बट आप ताजमहल में घूमने नहीं जाओगे। ये औरंगजेब के सख्त आदेश थे, और इतना कुछ सहने के बाद बेचारे शाहजहां 1666 में अल्लाह को प्यारे हो गए। 1666 में अल्लाह को प्यारे हो गए। देन अब बात आती है औरंगजेब की। भाई शाहजहां मर गए, औरंगजेब ने फतह कर लिया, सिंहासन पर बैठ गए। अब सिंहासन पर बैठे तो बैठे, बट कब, 1658 में, कब 1658 में, और 1707 तक इन्होंने शासन किया। औरंगजेब रूल्ड इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, लगभग 50 सालों तक औरंगजेब ने भारत में शासन किया। हिज रेन वाज द लॉन्गेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल शासकों, मुगल रूलर की सीरीज़ में मुगल एम्पायर का जो टाइम था उसमें सबसे ज़्यादा समय जो सिंहासन पर बिताया वो औरंगजेब ने बिताया। ड्यूरिंग हिज रेन, उसके समय में, ही वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज एट वार विद वन रूलर और द अदर, ही वॉज ऑलमोस्ट, उनके समय में ही वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज एट वार, वे हमेशा युद्ध पर ही रहे, वे हमेशा युद्ध पर रहे, कभी एक शासक के साथ तो कभी दूसरे के साथ आराम से नहीं बैठे। औरंगजेब स्पेंड द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज रूल इन द नॉर्दर्न टेरिटरी एंड द सेकेंड हाफ ट्राइंग टू सीज द दक्कन, इन्होंने अपने समय का जो आधा हिस्सा पहला था वो इन्होंने नॉर्दर्न टेरिटरी को जीतने में लगाया, नॉर्दर्न टेरिटरी में शासन को फैलाने में लगाया, और जो सेकेंड हाफ था वो इन्होंने साउथ के लिए तैयारी की, वो इन्होंने साउथ को जीतने का प्रयास करते रहे। हिज ऑप्रेसिव रिलीजियस पॉलिसी लेड टू सम सीरियस रिवोल्ट्स इन द कंट्री। अब इनकी एक पॉलिसी थी क्या, कि भाई सबको उठाओ और इस्लाम में बदलो, सबको उठाओ मुसलमान बनाओ, सबको उठाओ मुसलमान बनाओ, जो ना बने उसको मार दो, जो ना बने उसको मार दो। अच्छा जी, ठीक है, इससे बहुत विद्रोह हुए। उन्होंने लैंड टैक्स भी बढ़ा दिया,
विच हैज़ बीन 1/3 ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, जो अकबर के समय में 1/3 था, वो इन्होंने 1/2 आधा कर दिया। अगर कोई 9 किलो प्रोड्यूस कर रहा है तो 4.5 किलो औरंगजेब को जाएगा, बाकी अब आधा अपने पास रखेगा। द जाट पीजेंट्स ऑफ आगरा मथुरा रीजन रिबेल्ड अगेंस्ट हिज हाइट लैंड टैक्स। अब जो जाट किसान थे आगरा और मथुरा के, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने विद्रोह किया, किसके खिलाफ? इनके टैक्स के खिलाफ। द सतनामीज एंड द बुंदेलाज ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब, और सतनामीज और बुंदेलों ने भी इनके खिलाफ विरोध किया। ठीक है, तो मतलब औरंगजेब को अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे विद्रोह झेलने पड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा है। ऑल्दो औरंगजेब डिस्करेज द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, येट देयर आर सेवरल अकाउंट्स ऑफ दिस टाइम। आलमगीरनामा ऑफ मोहम्मद काजिम ने आलमगीरनामा लिखा। भीमसेन ने नुस्खा-ए दिलखुशा लिखा। ईश्वर दास ने फुतुवत-ए आलमगीरी लिखा। और इनसे आप उसके शासन काल के बारे में, उसके रेन के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है। एक बार रिवाइज कर लो बेटा, क्या है? मोहम्मद काजिम ने आलमगीरनामा लिखा था, भीमसेन ने नुस्खा-ए दिलकुशा लिखा था, ईश्वर दास ने फुतुहत-ए आलमगीरी, ये चीज़ें लिखी हैं। उनसे आपको औरंगजेब के टाइम का पता लग जाता है। इसकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? औरंगजेब वाज अगेंस्ट अदर रिलीजन। औरंगजेब को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह बाकी धर्मों के विरोध में था, बाकी धर्मों का विरोध करता था, खास तौर से हिंदू का। ही रिवर्स्ड अकबर्स पॉलिसी बाय इम्पोजिंग द जजिया और नॉन मुस्लिम। अब जो अकबर ने जजिया कर हटाया था, उस जजिया कर को औरंगजेब ने दोबारा अप्लाई कर दिया। ही वॉज बिटरली अपोज्ड बाय मराठास, जाट, सतनामीज, राजपूत। और जब उसने जजिया कर लगाया तो उसका विरोध भी हुआ। विरोध किसने किया? मराठाओं ने किया, जाटों ने किया, सतनामियों ने किया और राजपूतों ने किया। लेटर ही हैड टू टेक हिज पॉलिसी बैक ड्यू टू द रिवोल्ट। और बाद में इसको यह अपना जो जजिया कर था यह वापस लेना पड़ा, इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा फैल चुका था। ही ऑर्डर्ड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स इंक्लूडिंग द सोमनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल टू बी डिस्ट्रॉयड। इसने यहाँ तक आदेश दिया कि भाई जो सोमनाथ मंदिर है या विश्वनाथ मंदिर है उनको नष्ट कर दो, उनको ख़त्म कर दो। ही वाज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। वह एक रूढ़िवादी मुस्लिम था, वह एक पुरानी परंपराओं वाला मुस्लिम था। देयरफॉर ही इवन फोरबेड सिंगिंग एट इन हिज कोर्ट। Therefore, he even forbade singing in his court. He also discontinued the celebration of namaz and the practice of the emperor coming in front of commoners. He even forbade, उसने अपनी कोर्ट में जो मैंने आपको बताया था कि भाई जो अकबर थे, अकबर ने क्या किया था कि भाई नाच गाना मतलब संगीत। तो औरंगजेब ने क्या किया कि भाई इसने अपने दरबार में गाना गाना भी बंद कर दिया। ही ऑल्सो डिसकंटिन्यूड द सेलिब्रेशन ऑफ नमाज एंड प्रैक्टिस ऑफ द एम्परर कमिंग इन फ्रंट ऑफ कॉमनर्स, कि जनता के सामने, जहाँ अकबर को आपने देखा होगा कि भाई वो दरबार लगाते थे तो उसमें सिंगिंग भी होती थी, गाना बजाना भी होता था, और जो जनता आती थी उनसे रूबरू मिलते थे, फेस टू फेस मिलते थे। लेकिन इसने वो सब बंद कर दिया। ही इवन रिजर्व्ड सम पोस्ट इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ओनली फॉर द मुस्लिम। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो पैसा लाने का जो डिपार्टमेंट है, उसमें इसने कुछ पोस्ट रिजर्व कर दी। रिजर्वेशन हो गया कि इस पर तो भाई मुस्लिम लोग ही बैठेंगे, कोई और दूसरी कास्ट नहीं बैठेगी। द मुस्लिम आमिर्स आल्सो अपोज दिस पॉलिसीज। और जो मुस्लिम आमिर थे उन्होंने भी इसका अपोज किया, इसका विरोध किया। क्यों किया भाई? औरंगजेब ऑल्सो डोनेटेड मनी टू अ फ्यू हिंदू टेम्पल्स। औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों में दान भी दिया है। दे आर
फरमान्स इन महाकाल, देयर आर फरमान्स इन महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। अब बहुत सारे फरमान मिले हैं हमें उज्जैन के महाकाल मंदिर से, जिसमें ये सारी जानकारी मिली है। इनफैक्ट देयर वर मोर हिंदू आमिर्स, जबकि वो बहुत सारे हिंदू आमिर भी थे ड्यूरिंग हिज रूल, उसके शासन में, देन दैट ऑफ अकबर, अकबर के टाइम से ज़्यादा लोग जो हिंदू आमिर थे वो औरंगजेब के टाइम में थे। राजा जय सिंह एंड जसवंत सिंह वर इज क्लोज एडवाइज़र, और जैसे कि राजा जय सिंह है या जसवंत सिंह है, सबसे नज़दीकी सलाहकार थे, सबसे नज़दीकी सलाहकार थे। किसके किसके थे भाई? आपके औरंगजेब के। ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे भाई झगड़े हुए हैं, और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, अदर कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या क्या हुए हैं? औरंगजेब केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द सिख्स, औरंगजेब विद द सिख्स, औरंगजेब ने सिखों के साथ भी झगड़ा हुआ, औरंगजेब का झगड़ा सिखों के साथ भी हुआ। उनके जो गुरु थे तेग बहादुर, वो दिल्ली लाए गए और एग्जीक्यूट किया गया। दिस वाज बिकॉज, एग्जीक्यूट मतलब उनको सजा दी गई। दिस वाज बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू सेव द कश्मीरी हिंदू पंडित एज दे वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि भाई जो कश्मीरी हिंदू पंडित हैं, जो कश्मीर में रहने वाले हिंदू हैं, पंडित हैं, उनको औरंगजेब मुस्लिम बनाना चाहता था, उनको मुस्लिम या इस्लाम धर्म में बदलना चाह रहा था, तो उन्होंने उसका विरोध किया। द सिक्स देन टुक टू आर्म्स अगेंस्ट औरंगजेब एंड द मुगल एम्पायर, और तब जाके सिखों ने औरंगजेब और मुगल एम्पायर के खिलाफ हथियार उठा लिए। द सिक्स फॉर्म्ड अ मिलिट्री ब्रदरहुड कॉल्ड द खालसा अंडर द कमांड ऑफ देयर 10th गुरु गोविंद सिंह। ही स्टार्टेड अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स। और जब गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको मार दिया गया, सजा दे दी गई, तो गुरु गोविंद सिंह की निगरानी में एक मिलिट्री बनाई गई, और किसकी? सिखों की मिलिट्री बनाई गई, सिखों की फौज बनाई गई, और उस फौज का नाम रखा गया खालसा। उस फौज का नाम रखा गया खालसा। औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ इंटरफियरिंग इन द अफेयर्स ऑफ द राजपूत स्टेट्स ऑफ मारवाड़ एंड मेवाड़ आल्सो रिजल्टेड ए लॉट ऑफ चेंज डैमेज टू द मुगल प्रेस्टीज। अब अकबर तो क्या कहता है, भाई जो तुम्हें करना है करो। मान लो राजपूत बोला कि भाई ठीक है, तुम मेरे अधिकार में आते जरूर हो, लेकिन जो तुम्हें करना है वो करो, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन औरंगजेब पे वहाँ भी नहीं रहा गया, औरंगजेब ने वहाँ भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, उनके फैसलों में जाकर उनसे छेड़खानी करनी शुरू कर दी। तो इन सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं मुगलों की जो प्रेस्टीज, जो इज्जत बनी हुई थी, वो डाउन होने लगी, वो ख़त्म होने लगी। हिज लॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट स्ट्रगल वाज अगेंस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज एंड द मराठाज। लेकिन सबसे भयंकर जो झगड़ा हुआ, जो विरोध हुआ, जो युद्ध हुआ, वो औरंगजेब का हुआ। किससे? छत्रपति शिवाजी महाराज से और मराठाओं से। दिस केप्ट हिम इन द दक्कन फॉर सेवरल ईयर्स, और इसकी वजह से उन्होंने दक्कन में काफ़ी साल तक रहना पड़ा। दो ही सक्सीडेड इन अनेक्सिंग द दक्कन स्टेट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा, ही वॉज अनेबल टू सबड्यू शिवाजी एंड हिज सक्सेसर। इन्होंने क्या किया कि उसने सफलता ले ली, फिर भी दक्कन स्टेट का जो बीजापुर है और जो गोलकोंडा है, उस पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। ही वॉज अनेबल, लेकिन वह शिवाजी और उसके सक्सेसर पर काबू पाने में अनेबल था। वह उनको नहीं हरा पाया, वह उनको झुका नहीं पाया, उनको अपने सामने झुकने पर मजबूर नहीं कर पाया। लेकिन हाँ ठीक है भाई, दक्कन के दो स्टेट्स में, बीजापुर में, गोलकोंडा में उसने अपनी छाप छोड़ दी थी। द इम्पैक्ट ऑफ ऑल द वार्स एंड औरंगजेब्स प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया एंड इज लैक ऑफ फोरसाइट एंड स्टेट्समैनशिप वीकेंड द एम्पायर। अब जब दक्कन में इतना टाइम दे दिया तो नॉर्थ में ध्यान नहीं रख पाया भाई, नॉर्थ में उतनी ज़्यादा मेहनत वह नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी पकड़ कमज़ोर हो गई और मुग़ल शासन वहाँ पर डिग्रेड होने लगा, डाउनफॉल की तरफ चला गया। औरंगजेब स्पेंट द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन द दक्कन। औरंगजेब ने अपने जीवन के बाद के 25 साल, भाई 50 साल तो शासन किया, पहले ही बताया गया है कि पहले 25 साल तो नॉर्थ में काटा, लेकिन बाद के 25 साल दक्कन में गुजारे। ही कॉन्क्वायर्ड द शिया स्टेट्स ऑफ बीजापुर। उसने बीजापुर का
जो शिया स्टेट्स था उसको जीत लिया, और उसके अलावा गोलकोंडा को जीत लिया कब? 1687 में। ही वॉन्टेड टू पुट एन एंड टू द मराठा पावर, वह मराठाओं को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता था। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, शिवाजी की मृत्यु के बाद द मराठास कंटिन्यूड देयर वार अगेंस्ट द मुगल्स, मराठा लगातार मुगलों के साथ युद्ध करते रहे। किसके बाद? जब शिवाजी की डेथ हो गई। औरंगजेब सफर्ड हैवी लॉसेस, औरंगजेब को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ही फेल्ड टू क्रश द ग्रोइंग पावर्स ऑफ द मराठास, वह मराठाओं की तो बढ़ती हुई ताकत को रोकने में असफल रहा, अनेबल रहा। एट लास्ट, आखिर में, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत युद्ध के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, ही डाइड इन 1787, 1707 में वह मर गया। कहाँ पर? अहमदनगर में। कहाँ? अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे यह घटने लगा, कैसे इसकी वैल्यू कम हो गई। द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब वर वीक रूलर्स, जो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक बने वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे, वो थोड़े कमज़ोर थे। दे वर अनेबल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर, वे पूरे शासन को एक साथ बांध कर नहीं रख पाए। हिज डेथ स्टार्टेड ए वार ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन्स, अब जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इनमें आपस में झगड़े हो जाते थे सिंहासन बैठने के लिए, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके भी पुत्रों में झगड़े हुए। बहादुर शाह केम आउट टू बी विक्टोरियस, बहादुर शाह फाइनली सिंहासन पर बैठ गए, आपस में भाइयों के युद्ध में वो जीत गए। एंड असेंडेड द थ्रोन इन 1707, 1707 में वो सिंहासन संभाल लिया, वो सिंहासन पर बैठ गए। मैनी ऑफ द प्रोविंसेस डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट किंगडम्स, अब वो बैठ तो गए लेकिन इतने शक्तिशाली नहीं थे, इतने काबिल नहीं थे, तो बहुत सारे जो प्रांत थे, प्रोविंस थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया कि भाई हम तो स्वतंत्र हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह के टाइम में द एम्पायर हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, अब शासन कोशिश कर रहा था टूटने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमियां उसमें आ गई थी। द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड वेरी फास्ट ड्यू टू द वारफेयर, युद्ध की वजह से, गृह युद्ध जो अंदर ही अंदर युद्ध हो रहे थे चालों की वजह से, यह बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगा। फैक्शनल रिवैलिटीज, विरोधी इनके बहुत ज़्यादा हो गए। एंड द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह द रूलर ऑफ ईरान एंड अहमद शाह अब्दाली, और इसके साथ साथ एक युद्ध भी हुआ, नादिर शाह जो कि ईरान के रूलर थे, और अहमद शाह अब्दाली, इन लोगों के साथ मुग़लों का युद्ध भी हुआ। दे टुक एडवांटेज ऑफ हिज वीकनेस ऑफ मुगल्स, और इन लोगों ने मुग़लों की कमजोरी का पूरा फ़ायदा उठाया। एंड लूटेड एंड प्लंडर्ड दिल्ली, और इन्होंने दिल्ली को लूट लिया और वहाँ पर कब्जा भी कर लिया। नादिर शाह ऑल्सो टूक अवे द फेमस पीकॉक थ्रोन, और जब नादिर शाह वापस जा रहे थे तो सुल्तान की जो सिंहासन था उस पर एक पिकॉक बना हुआ था, और उस पिकॉक रूपी जो सिंहासन था उस पर कोहिनूर डायमंड भी लगा हुआ था। ठीक है, कोहिनूर का नाम सुना होगा आपने, तो कोहिनूर हीरा भी उस पर सजा हुआ था मोर पे। तो ये यहाँ से वो पीकॉक वाला थ्रोन, जो वो मोर जैसा सिंहासन था वो भी, और उस पर लगा हुआ कोहिनूर भी भारत से ले गए थे कौन? नादिर शाह। दिस डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, और यहाँ से पता लगता है कि भाई मुगल शासन भारत में समाप्त हो चुका था, कि मुगल शासन भारत में समाप्त हो चुका था। अब जब यहाँ पर ऐसा चल रहा था तो बाकी दुनिया में भी कुछ हो रहा था। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के दूसरे कोने में क्या देखने को मिल रहा था। शाह अब्बास जिसको द ग्रेट भी कहा जाता है, महान भी कहा जाता है, पर्सिया के शाह थे, शाह ऑफ पर्सिया थे। द 5th किंग ऑफ सफाविद डायनेस्टी, एक वंश वहाँ पे चल रहा था सफाविद, तो सफाविद वंश के 5वें राजा थे कौन? शाह अब्बास। ही ब्रॉट पर्सिया वंस अगेन टू द हाइट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हाइट, और इनके समय में पर्सिया बहुत ऊंचाई पर पहुंचा।
चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। इन तीनों ही स्तर पर पर्सिया बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर्स ऑफ द सफाविड डायनेस्टी हु ड्रोव अवे द Ottoman and Uzbek invaders from Persia and transferred its capital from Qazvin to Isfahan and developed it into one of the world's most beautiful cities. अब ये सफाविद डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा सफल शासक हुए हैं, सबसे ज़्यादा सफल शासक हुए हैं। और इन्होंने जब इनके पर्सिया में घुसपैठ हो रही थी किसकी, चाहे वो ओटोमन वालों ने की हो, चाहे वो उज़्बेकों ने की हो, तो उन दोनों घुसपैठियों को भी इन्होंने रोका है, बाहर से बाहर ही वहाँ से चलता कर दिया है। इन्होंने अपने कैपिटल को भी काजविन से इस्फाहान बदल दिया, काजविन से इस्फाहान की ओर बदल दिया था। एंड डेवलप्ड इट, और इनको दुनिया की सबसे सुंदर शहरों में बदल दिया, और इस्फाहान को सबसे दुनिया के, यानी कि इस पर्सिया के दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में बदल दिया। ही इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स दैट इम्प्रूव्ड द लाइव्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। ही इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स, इन्होंने बहुत सारे सुधार भी किए, इन्होंने बहुत सारे सुधार भी किए, और लोगों की जो जनता थी उनकी जीवन को भी सुधारा। एंड डेवलप्ड कमर्शियल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द यूरोपियन एम्पायर्स, और इन्होंने यूरोपियन एम्पायर्स के साथ, जो यूरोप में शासन थे उनके साथ भी, उनके राजाओं के साथ भी इन्होंने अपने संबंध को इम्प्रूव किया, संबंध को गहरे बनाए। पर्सियन आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑल्सो रीच्ड इट्स हाइट ड्यूरिंग हिज रेन। अब जो पर्सिया की जो कला थी वह इनके समय में बहुत ऊंचाई पर पहुंची, उसको एक पहचान मिली, और वह पहचान बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ी। यहाँ पर कुछ मीनिंग है बेटे, इनको आप समझ लो अगर चाहे तो। फरमान क्या होता है, आपको पता है कि राज सुल्तान ने फरमान भेजा है, तो दैट इज़ द रॉयल ऑर्डर, शाही आदेश। जो सुल्तान भेजा था उसको शाही आदेश मतलब कि फरमान। मनसब आपको बताया था रैंक, पोस्ट। खराज आपको बताया था लैंड रेवेन्यू, खराज लैंड भूमि से जो कर आता था। दीन इलाही ये आपको बताया था एक धर्म है, वन गॉड, कि भाई अल्लाह एक है, सबका मालिक एक है। जजिया हमने पढ़ा था नॉन मुस्लिम पर लगने वाला टैक्स था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द मुग़ल एम्पायर। इसको बहुत ध्यान से सुनो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार सुनो। लेकिन जब आप इसको सुनोगे आपको बहुत सारी क्वेरी क्लियर हो जाएगी, और वो आपकी समझ में आ जाएगी, और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे इतिहास कैसा था। ठीक है, सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखना बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी इन टच विद योर स्टडी।